नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धाकड़ एपिकल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अंगूर के बारे में। जी हाँ, अंगूर जिसे हम ग्रेप्स के नाम से जानते हैं, इसके बारे में आज हम डिटेल पढ़ेंगे। अगर अंगूर की बेसिकली बात करें तो इसे भारत में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में उगाया जाता है। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन अंगूर का महाराष्ट्र में होता है। और विश्व की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा अंगूर का उत्पादन इटली में होता है। लेकिन यदि प्रोडक्टिविटी की बात करें, उत्पादकता की बात करें, तो विश्व का प्रथम देश भारत है। प्रति इकाई क्षेत्रफल अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है, तो उसमें इंडिया की फर्स्ट पोजीशन है। यानी कि प्रोडक्टिविटी की बात करें तो अंगूर की प्रोडक्टिविटी में इंडिया जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर आता है। तो बने रहिए वीडियो के आखिरी तक। अंगूर के बारे में कुछ फैक्ट है जिनके बारे में अपन पढ़ेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो के आखिर तक बने रहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं अंगूर का वानस्पतिक नाम क्या है, बोटेनिकल नेम क्या है इसका। तो बोटेनिकल नेम जो है वो है वाइटिस वेनिफेरा। वाइटिस जो है वो इसका जीनस है, जबकि वेनिफेरा जो है वो इसकी स्पीसीज है। अगर परिवार की बात करें तो वाइटिस जो वंश है उसी से परिवार बना है वाइटेसी। वाइटिसी या वाइटेसी इसका परिवार है। और गुणसूत्र की बात करें तो इसमें 2n बराबर 38 होता है। 38 गुणसूत्र की संख्या इसमें होती है। और बेरी का आकार बढ़ाने के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अंगूर की बेरी का आकार अगर बढ़ाना है, उसकी बेरी की साइज बढ़ाना है, तो किस हार्मोन का यूज करते हैं, तो बेरी की साइज को इंक्रीज करने के लिए GA3 यानी कि जिब्रेलिक एसिड का यूज किया जाता है। ये नोट कर लेना है आपको कि अंगूर की बेरी का आकार बढ़ाने के लिए किस हार्मोन का यूज करते हैं, तो उस हार्मोन का नाम है GA3 या जिब्रेलिक एसिड। ये बहुत ज्यादा मस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा ही परीक्षा में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। बेरी का आकार बढ़ाने के लिए अंगूर में किस हार्मोन का उपयोग होता है, तो उस हार्मोन का नाम है GA3। उसके बाद हम बात करें उत्पत्ति कहां हुई है, इसका ओरिजिन कहां है, उत्पत्ति स्थान या नेटिव पैलेस कहां पर है, तो इसका उत्पत्ति स्थान है आर्मीनिया या रूस, या इसके अलावा ब्लैक टू कैस्पियन सी भी इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। अब जलवायु की बात करें तो अभी तक हमने जो फल पढ़े थे, जिसमें आम पढ़ा था, पपीता पढ़ा, केला पढ़ा, अमरूद पढ़ा, वो सभी ट्रॉपिकल जलवायु के पौधे थे, यानी कि उष्ण कटिबंधीय जलवायु के पौधे थे। लेकिन अंगूर की अगर बात करें तो ये उपोष्ण यानी कि सब ट्रॉपिकल जलवायु का पौधा है। मतलब सब ट्रॉपिकल में इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। हिंदी में कहते हैं उपोष्ण कटिबंधीय, ये इंग्लिश में कहेंगे सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंतर्गत इसकी खेती बहुत अच्छे से आसानी से की जा सकती है। अब फल प्रकार की बात करें तो इसका जो टाइप ऑफ फ्रूट है वह बेरी है। अंगूर का एक जो फल होता है उसे हम टेक्निकली बेरी कह सकते हैं, अंगूर की बेरी। तो जो इसका फ्रूट का टाइप है वो बेरी है दोस्तों। अब श्वसन दर के आधार पर इसको अगर क्लासिफाइड करें तो ये नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। अर्थात ये कहें कि अगर कच्ची अवस्था में इसे हार्वेस्ट कर लिया जाएगा तो यह पकने वाला नहीं है। ये सूखा, वो हरा ही सूख जाएगा, लेकिन ये पकने वाला नहीं है, क्योंकि इसकी कच्ची हार्वेस्टिंग कर लेंगे तो जो रेस्पिरेशन रेट होती है वो सडनली डिक्रीज हो जाती है, घट जाती है, और घटने के कारण ये पकता नहीं है। तो जो अंगूर जो है इसे पौधे पर पकाना अनिवार्य है। तो इसे नॉन क्लाइमेट्रिक जोन में या नॉन क्लाइमेट्रिक भाग में इसको रखा गया है। अब बात करें खाने योग्य भाग, यानी कि अंगूर का एडिबल पार्ट कौन सा है, तो अंगूर का एडिबल पार्ट जैसे अपन बेसिक भाषा में कहें तो संपूर्ण बेरी हम खा जाते हैं। लेकिन अगर बायोलॉजी की भाषा में कहें तो इसका जो एडिबल पार्ट है वो पेरिकार्प और प्लेसेंटा है। पेरिकार्प यानी कि छिलका और प्लेसेंटा यानी कि उसके अंदर वाला भाग। तो पेरिकार्प, प्लेसेंटा, और जनरल भाषा में कहें तो संपूर्ण बेरी इसकी खाई जाती है। प्रसारण की बात करें, प्रोपोगेशन कैसे होता है, तो इसका जो प्रोपोगेशन होता है वो सख्त तना कलम, हार्ड स्टेम कटिंग के द्वारा इसका प्रसारण होता है। और जो सख्त तना कलम हो वो कम से कम 10 महीने पुरानी होना चाहिए, और जो उसकी साइज है वो 22.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि 22.5 सेंटीमीटर। एक लंबी सख्त तना अपन उसका चयन करेंगे जो कि 11 महीने पुरानी है, उसको जमीन में 45 डिग्री के एंगल से अगर लगाएंगे तो उसके द्वारा जो अंगूर का है नया पौधा बन जाएगा। तो यानी कि जो प्रोपोगेशन मटेरियल है वो इसका है हार्ड स्टेम कटिंग, या हिंदी में कहें तो सख्त तना कलम।
पोषक मान की बात करें तो वैसे अंगूर जो है वो पोषक मान से भरपूर है। इसमें विटामिन बी होता है, विटामिन सी होता है और भी बहुत सारे खनिज इसके अंदर पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो इसमें ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज पर्याप्त मात्रा में होता है, या यूं कहें कि जो अंगूर की शर्करा है वो ग्लूकोज है। सभी फलों की शर्करा फ्रक्टोज होती है, लेकिन ग्रेप्स की शर्करा जो होती है वो ग्लूकोज होती है। ये आपको नोट याद रखना है यहाँ पे कि ग्लूकोज जो है वो ग्रेप्स में होता है, जबकि बाकी सभी फ्रूट्स में फ्रक्टोज नामक शर्करा होती है। ये ग्लूकोज जो कि एक मोनोसेकेराइड शर्करा होती है। अब हम बात करें पुष्प क्रम की, इसका इन्फ्लोरेसेंस किस प्रकार का होता है, तो इसका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो पैनिकल होता है। जैसे आम में था, धान में है, वैसे ही अंगूर का पुष्प क्रम भी उसी प्रकार का होता है। परागण, तो पर परागण यानी कि जितनी भी अपन ने अभी तक फ्रूट क्रॉप्स पढ़ी हैं सभी में जो पोलिनेशन है वो क्रॉस पोलिनेशन होता है। तो इसमें भी जो पोलिनेशन का टाइप है वो क्रॉस पोलिनेशन होता है। अगर हम बीज पत्र की बात करें तो यहाँ पर डाइकोट में आता है, द्विबीजपत्री में यह आता है डाइकोटिलिडन, क्योंकि वाइटेसी फैमिली जो है वो मोनोकोट में नहीं आती है, एक बीजपत्री में नहीं आती है, तो द्विबीजपत्री है। अभी तक अपन ने जितने भी फल पढ़े हैं उसमें केवल केला एक ऐसा फल था जो एक बीजपत्री था, बाकी आम, पपीता, अमरूद और ये अंगूर, ये चारों फल ऐसे हैं जो कि डाइकोट में आते हैं या द्विबीजपत्री की श्रेणी में आते हैं। अब प्लांटिंग टाइम यानी कि अंगूर की अपन अगर खेतों में रोपाई करना है, इसकी वहां पे प्लांटिंग करना है तो कब करें, पूरे साल में वो कौन सा समय होता है जब इसकी प्लांटिंग की जाती है, तो वो जो टाइम होता है वो अक्टूबर होता है दोस्तों। अक्टूबर में इसकी प्लांटिंग खेतों में आसानी से की जा सकती है। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं, तो अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। विटीकल्चर, ये याद रखने के लिए वाइटिस में एस हटा देंगे, यहीं से शब्द लिया विटी और पीछे लगा देना कल्चर करना, खेती करना, तो इसकी खेती को अपन बोलेंगे विटीकल्चर। अंगूर के ऑर्चर्ड को, ऑर्चर्ड का मतलब होता है जहां फल वृक्ष लगाए जाते हैं उसे ऑर्चर्ड कहते हैं। तो अंगूर के ऑर्चर्ड को क्या कहेंगे, तो अंगूर के ऑर्चर्ड को कहा जाता है वाइन यार्ड। ये आपको याद रखना है, वाइन यार्ड। जबकि जो शराब की फैक्ट्री वगैरह होती है उसे वाइनेरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ शराब का जिक्र इसलिए किया क्योंकि अंगूर जो है उसका उपयोग शराब बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा मात्रा में किया जाता है। तो याद रखना है यहाँ पर वाइन यार्ड जो है वो अंगूर के ऑर्चर्ड को कहा जाता है। अंगूर की शर्करा कौन सी, तो अपन यहाँ पढ़ाई है कि जो पोषक मान ग्लूकोज है तो वो अंगूर की जो शर्करा है वो ग्लूकोज होती है, जबकि बाकी सभी फलों में फ्रक्टोज के रूप में शर्करा पाई जाती है। अब हम बात करें अंगूर में कौन सा अम्ल होता है, ऐसा कौन सा एसिड होता है जो कि ग्रेप्स में प्रेजेंट होता है, तो उसका नाम है टार्टरिक एसिड या टार्टरिक अम्ल, इसमें पाया जाता है। अगर वेराइटियों की बात करें तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में थॉमसन सीडलेस किस्म लगाई जाती है। थॉमसन सीडलेस मतलब इंडिया में जितनी भी ग्रेप की कल्टीवेशन हो रही है उसके 50% एरिया में थॉमसन सीडलेस नामक किस्म लगाई जाती है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट वेराइटी है ग्रेप्स की जिसका नाम है थॉमसन सीडलेस। इसके अलावा पूसा सीडलेस, तास ए गणेश, मणिक चमन, शरद सीडलेस, सोनक्का, मस्कट, दिलखुश, अनाबेशाही, परलेट, बेंगलोर ब्लू, अर्कावती, अर्का कंचन और भी बहुत सारी वेराइटियां है। ब्लैक चंपा जो काला अंगूर होता है, ब्लैक चंपा वो भी इसकी वेराइटी है। तो बहुत सारी इसकी वेराइटियां है, लेकिन आपको ये कुछ मेन वेराइटी याद रखना है। और सबसे ज्यादा एरिया में जो अंगूर की एक वेराइटी लगाई जाती है इंडिया में उसका नाम है थॉमसन सीडलेस। इसके अलावा पूसा सीडलेस, सीडलेस का मतलब होता है बीज रहित, क्योंकि हम देखते हैं कि अंगूर में कोई बीज नहीं होता है। तो पूसा सीडलेस, सीड मतलब बीज, लेस मतलब रहित, तो ये पूसा सीडलेस, ताश ए गणेश, शरद सीडलेस, परलेट, मनक्का, दिलखुश, बहुत सारी इसकी वेराइटियां है, लेकिन जो ज्यादा एरिया में लगाई जाती है उस वेराइटी का नाम है थॉमसन सीडलेस। अब हम बात करते हैं अंगूर के रूट स्टॉक के बारे में। रूट स्टॉक यानी कि मूल व्रंत जिसे कहते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले जो इसका जो कॉमन रूट स्टॉक है उसका नाम है डोंगरीज। डोंगरीज जो रूट स्टॉक है उसकी खासियत है कि यह साल्ट एवं नेमाटोड के लिए रेजिस्टेंस है, यानी कि हिंदी में कहें तो लवण और सूत्रकृमि या नेमाटोड से रेजिस्टेंस या प्रतिरोधी है। अगर इसका उपयोग करेंगे तो साल्ट यानी कि लवणीय मृदा में भी अंगूर की खेती आसानी से की जा सकती है। दूसरे अगर मूल व्रंत की बात करें तो टेम्पल, टेम्पल ऐसा मूल व्रंत है जो पियर्स बीमारी होती है अंगूर की, जो कि बैक्टीरिया के द्वारा होती है, उस
बीमारी के लिए ये रेसिस्टेंस होता है, पियर्स डिसीज के लिए रेसिस्टेंस ये है या प्रतिरोधी माना जाता है। ये पियर्स डिसीज के बारे में आपको याद रखना है कि यह डिसीज ऐसी है जो कि जीवाणु या बैक्टीरिया के द्वारा होती है। इसके बाद हम बात करें 1613 यानी कि 1613 या 1613 एक रूट स्ट्रोक है जो कि नेमाटोड यानी कि सूत्रकृमि के लिए रेजिस्टेंस होता है। और लास्ट में हम बात करें साल्ट क्रैक की, तो साल्ट क्रैक भी ऐसा एक रूट स्ट्रोक है अंगूर का जो कि साल्ट एवं नेमाटोड दोनों के लिए रेसिस्टेंस होता है। यानी कि साल्ट क्रैक और डोंगरीज की बात करें तो दोनों में सेम क्वालिटी है, दोनों ही साल्ट और नेमाटोड के लिए रेजिस्टेंस माने जाते हैं। अब हम बात करें प्रूनिंग, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन ग्रेप्स से पूछा जाता है एग्जाम में, किसी भी एग्रीकल्चर की एग्जाम में पूछा जाता है, वो होता है कि अंगूर में सधाई या क्रंतन या काट छाट या प्रूनिंग का टाइम क्या है, किस समय पे अपन प्रूनिंग करेंगे। तो इंडिया में दो जगह इस प्रूनिंग के होता है, उत्तरी भारत और दक्षिण भारत, यानी कि नॉर्थ इंडिया में कब कर सकते हैं प्रूनिंग और साउथ इंडिया में हम प्रूनिंग कब कर सकते हैं। तो नॉर्थ इंडिया की आपको याद रखना है दिसंबर जनवरी, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि उत्तरी भारत में अंगूर में क्रंतन या प्रूनिंग कब की जाती है, तो आपका आंसर होना चाहिए दिसंबर से जनवरी के बिटवीन हम करेंगे। दूसरा, अगर साउथ इंडिया की बात करें, दक्षिण भारत की बात करें, तो वहां पर दो टाइम पे कर सकते हैं, एक अप्रैल के महीने में भी कर सकते हैं और इसके अलावा अक्टूबर के महीने में भी हम प्रूनिंग कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा जो पूछी जाती है वो नॉर्थ इंडिया के बारे में पूछा जाता है और हमेशा आपका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए दिसंबर से जनवरी के बीच में। अब प्रूनिंग की आवश्यकता क्यों होती है, तो यह हमें एक बात यहां पता होना चाहिए कि अंगूर में हमेशा नई शाखाओं पे फल होता है या पुष्पन होता है, फल जो बनते हैं वो नई शाखाओं पे होते हैं, न्यू ग्रोथ पे होते हैं और उसके लिए अंगूर में कटाई छटाई करना अति आवश्यक है। अगर अंगूर की कटाई छटाई नहीं करेंगे तो अगली सीजन में उसमें फ्रूट्स या फ्लावरिंग होने वाली नहीं है। तो प्रूनिंग का जो समय है वो याद रखना है, उत्तरी भारत में दिसंबर जनवरी, जबकि साउथ इंडिया में दो टाइम है, अप्रैल में भी कर सकते हैं, इसके अलावा अक्टूबर में भी करते हैं। अब कुछ सदाई की मेथड्स यहां पर मैंने जगह की कमी कारण नहीं लिख पाया हूं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं सदाई की जो विधियां है उसमें निफिन सिस्टम है, पांडाल सिस्टम है, टेलीफोन सिस्टम है, कार्डो सिस्टम है, ऐसे बहुत सारे सिस्टम उसमें यूज किए जाते हैं। टेलीफोन, बावर प्रणाली, इनका यूज सबसे ज्यादा किया जाता है। अब इसके बाद हम बात करें बीमारी कौन कौन सी है अंगूर की, तो अंगूर की दो भयानक बीमारियां जो है वो है पाउडरी मिल्ड्यू यानी कि चूर्णिल आसिता। याद रखना है इसके बारे में हमने मैंगो में भी पढ़ा था कि पाउडरी मिल्ड्यू जो है वो मैंगो में लगता है, मटर में भी लगता है, गुलाब में भी होता है, अंगूर में भी होता है। तो पाउडरी मिल्ड्यू जो बीमारी है याद रखना है यह फंगस से होती है। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है पीएम पाउडरी मिल्ड्यू और डीएम का मतलब होता है डाउनी मिल्ड्यू। तो जो डाउनी मिल्ड्यू है जिसे हम हिंदी में कहेंगे मृदुल आसिता, यह है चूर्णिल आसिता और यह है मृदुल आसिता। दोनों ही जो बीमारियां है वो फंगस के द्वारा होती है। एक फंगस है, दोनों के लिए अलग अलग फंगस है। अगर डीएम की बात करें तो यहां एक फंगस का नाम है प्लाज्मोपोरा विटिकोला। प्लाज्मोपोरा विटिकोला के द्वारा यह डाउनी मिल्ड्यू बीमारी होती है, फंगस एक प्रकार की। अगर पाउडरी मिल्ड्यू बीमारी की बात करें तो यह बीमारी अनसिनुला नेकेटर नामक फंगस के द्वारा देखने को मिलती है। इसके अलावा पियर्स बीमारी जो कि यहां लिखी हुई है, यह बीमारी भी अंगूर में नुकसान पहुंचाती है और वह बीमारी जो है एक बैक्टीरिया के द्वारा होती है। अब इसके बाद हम बात करें डिसऑर्डर कौन कौन से हैं, तो इसमें मुख्यतः दो डिसऑर्डर है। एक पहला है हेन एंड चिकन। तो हेन एंड चिकन एक ऐसा डिसऑर्डर है अंगूर का जो कि डिफिशियंसी ऑफ बोरान की कमी से होता है। और इसके अलावा पिंक बेरी की बात करें तो पिंक बेरी जो डिसऑर्डर है वो उच्च तापमान की वजह से होता है। जहां पर अंगूर की खेती हो रही है वहां पर अगर तापमान फ्रूटिंग के समय बढ़ जाए तो यह जो बेरी है अंगूर की वो हल्की पिंक पिंक दिखाई देने लगेगी। तो हाई टेम्परेचर की वजह से पिंक बेरी हो रहा है। और अगर हम बोरान की डिफिशियंसी की बात करें तो हैंड एंड चिकन डिसऑर्डर होता है। इसके अलावा कैलिक्स एंड रोड एक और डिसऑर्डर यहां पे होता है, कैलिक्स एंड रोड। वह डिसऑर्डर इसमें कैल्शियम की कमी से होता है। कैल्शियम यानी कि जिसे हम द्वितीय पोषक तत्व में रखा है, तो मृदा में अगर उसकी कमी हो गई है तो यह डिसऑर्डर कैलिक्स एंड रोड भी यहां पर देखने को मिलता है। अब यहां पर एक थोड़ा सा याद रखना है, डाउनी मिल्ड्यू के लिए हम जानते हैं एक फफूंदनाशी है जिसकी सबसे पहले खोज हुई थी, वो था बोर्डो मिक्सचर। तो बोर्डो मिक्सचर जो जिसकी खोज का जो श्रेय जाता है वो इसी बीमारी को जाता है। मतलब डाउनी मिल्ड्यू के कंट्रोल के लिए सबसे पहले मिलार्डेट नामक साइंटिस्ट ने बोर्डो मिक्सचर की खोज की थी।
तो उस कॉजल ऑर्गेनिज्म का नाम है प्लाज्मोपोरा विटिकोला। तो वह उस जीव को नष्ट करने के लिए सबसे पहले मिलार्डेट नामक साइंटिस्ट ने बोर्डो मिक्सचर की खोज की थी। तो ये यहां से एक इतिहास, एक बात याद रखना है, डाउनी मिल्ड्यू कंट्रोल के लिए बोर्डो मिक्सचर की खोज हुई थी। अब इसके बाद हम बात करें कीट कौन सा है, कौन सा पेस्ट इस पर लगता है, तो उसका नाम है लीफ रोलर, यानी कि पत्ती लपेटक। पत्ती लपेटक एक इंसेक्ट है, यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, तो ये इसका मस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लीफ रोलर। और कुरचना की बात करें तो हैंड एंड चिकन, पिंक बेरी और कैलिक्स एंड रोट। और बीमारी की अगर बात करें तो वो है चूर्निलासिदा, जिसे पाउडरी मिल्ड्यू के नाम से जानते हैं। पत्ती पे पाउडर जैसी ग्रोथ उस पे दिखाई देती है। सल्फर युक्त फफूंदनाशी का उपयोग करना है कंट्रोल के लिए। और उसके बाद है डाउनी मिल्ड्यू, और इसके लिए ही सबसे पहले बोर्डो मिक्सचर की खोज हुई थी। मिलार्डेट नामक साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी। और पियर्स बेरी, पियर्स डिसीज जो होती है वो जीवाणु की वजह से होती है। एक और मैं बात यहाँ पे कहना चाहूंगा कि अंगूर में मैग्नीशियम की कमी एक कॉमन समस्या होती है, क्वेश्चन कभी आ सकता है, तो आप याद रखें हमेशा के लिए। अंगूर की खेती कर रहे हैं तो मैग्नीशियम की कमी जो समस्या है वो एक आम बात रहती है। आज हमने पढ़ा है अंगूर की डिटेल कल्टीवेशन। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो यहाँ पर रह गई होगी, लेकिन मैंने कोशिश करी है कि लगभग सभी चीजें कवर यहाँ पर हो। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए इसके लिए, और इसे ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।